तो पहला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस मैंने डाले थे और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सब इसमें आंसर सही देंगे। और इतना भी टफ नहीं था, बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का नहीं था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एंड ट्रस्ट मी, जो भी क्वेश्चन ये थे ना, ये सारे क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी ने 2013 से आज तक ये क्वेश्चन जो है ना पूछे हैं एग्जाम में, और रिपीटेड मोड पे। मैंने बहुत क्वेश्चन ऐसे भी देखे जो बार बार पूछे गए थे। तो यही क्वेश्चंस आपको आने ही, इन्हीं क्वेश्चंस में से आगे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हीं को जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगी, आपको डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और आपको फिर से रिपीट भी, रिवीजन भी हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था आपको, और इसमें आपने आंसर कैसे दिया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, सो दैट आपको भी जो है क्लियरली ये दिख जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, ओजोन एक्ट्स एज एन एयर पोल्यूटेंट एंड बिकम्स हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हेन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के लेयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना, ये लेयर्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर के। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि ओजोन लेयर जो होता है वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बोला था एक बार, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है ना। स्टेटस। और मैंने आपको बोला था, जब होता है गुड ओजोन, दूसरा होता है बैड ओजोन, बोला था। और गुड ओजोन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, बैड ओजोन होता है ट्रोपोस्फेयर में। और गुड ओजोन क्या करता है, आपकी जो यूवी रेडिएशन होती है उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको जो है, उनको वहां पे एक शील्ड बन के रोकता है, और आपकी जो लाइफ होती है अर्थ पे, उससे हार्मफुल इफेक्ट्स और ये हार्मफुल रेडिएशन से बचा देता है। सो दैट एक्ट्स एज अ गुड ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जाता था ये बैड ओजोन कहाँ पे होता है, तो बैड ओजोन होता है आपके ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ये बैड ओजोन होता है, जहाँ पे ये एज अ जो एयर पोल्यूटेंट होता है ना, एयर पोल्यूटेंट एक्ट करता है, और वहां पे बहुत हार्मफुल बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फियर। आई होप कि ये सब ने, आई गेस सब ने ये सही दिया है ना, सब ने ये सही आंसर इसका दिया है, जहां तक मुझे दिखा आपके आंसर जो मैंने देखे। उसके बाद आपका फूड चेन, ये तो था एटमॉस्फेयर या ओजोन जो था उससे था ये। उसके बाद आपका क्वेश्चन था फूड चेन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग सीक्वेंस। असेंडिंग सीक्वेंस और डिसेंडिंग सीक्वेंस देख लेना। असेंडिंग होता है जो आगे बढ़ता रहता है, ऊपर चढ़ता रहता है ना, इंक्रीज होता रहता है, और डिसेंडिंग होता है रिवर्स होता है। रिवर्स मतलब कि अगर यहाँ पे असेंडिंग में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, और वहां पे दिया गया था नोटेशन जो है, ग्रास इज लेसर देन फ्रॉग, मीन्स फ्रॉग ईट्स ग्रास, ठीक है। मतलब कि अगर लेसर देन दिया गया था, विच मीन्स कि जो दूसरा आने वाला है वो पहले वाले को खाता है ना, यही है ना, फूड फूड चेन यही होती है। तो फूड फूड चेन के हिसाब से ही ये बोलना था। इसका जो ऑप्शन था दैट वाज सी, ठीक है, यही ऑप्शन था ना, सी। अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले ग्रास होता है, उसके बाद ग्रास ऊपर खाते हैं, और फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, ये बन जाता है आपका फूड चेन, ठीक है। अब अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर में आता तो आपको पहले स्नेक दिया जाता, उसके बाद फ्रॉग, उसके बाद ग्रास ऊपर, उसके बाद ग्रास आता, ठीक है। तो वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वाज क्वेश्चन नंबर 3, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको एग्जाम में है, सिलेबस में दिया गया है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और हमने पढ़ा भी है। तो आपको बोलना था रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमने टाइप्स यानी कि नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़े थे, पेट्रोल, एलपीजी एंड कोल, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और विंड इज द ओनली विच इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है ना सबको, किसी को डाउट मत था यहाँ पे? नहीं ठीक सर, है, नहीं आगे नहीं। क्वेश्चन, फाइन। आगे क्वेश्चन था which among the following belongs to the autotroph। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, heterotrophic न्यूट्रिशन हमने पढ़ी, जिसमें ऑटोट्रॉफ्स मैंने बोला था क्या करते हैं, अपना फूड खुद ही बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट, है ना। इस वजह से या कुछ केमिकल्स होते हैं, उनकी बदौलत जो है अपने फूड जो है ये खुद ही प्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाता, लाइन कहाँ खुद बनाता है, ये दूसरों को खाता है, कहो घास खाती है ना, कैट कैट भी तो खाती है वो जो बनी बनी हुई होती है चीजें, खुद कहाँ बनाती है। तो ग्रास इज द ओनली वन, यानी कि ग्रीन प्लांट्स जिनको हम बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही अपना फूड जो है खुद ही बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो ग्रास जो है आउटोट्रॉफ को बिलोंग करता है। इसमें आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। वहीं पे हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अदर प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। आई होप अगेन दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रिवीजन साथ साथ होता जा रहा होगा इन केस हमने जिसने भी वो क्लास दिया है सबने वो आई गेस दी है ये क्लासेस, और उसमें ये हमने अच्छे से पढ़ा है, मैंने सब चीजें वहां पे दिखाई भी थी। तो क्लियर होता होगा, अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो आप मुझे फिर से बता दीजिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लेस पोल्यूटिंग फ्यूल विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल इमिशंस। जो ग्लोबल इमिशंस गैसेस है वहां पे आपको बोलना है इनमें से कौन सा लेस पोल्यूटिंग गैस है। तो आपको पता होगी लेस पोल्यूटिंग गैस है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस लेस पोल्यूटिंग गैस है एज कम्पेयर टू दीज अदर थ्री फ्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। Okay, so question number 7 here is कि which among the following is a greenhouse gases? So greenhouse gases and greenhouse effect हमने पढ़ा। greenhouse gases में मैंने कौन कौन सा गैस आपको बोला था, CO2 बोला था, है ना, अगर याद है, CH4 बोला था आपको, N2O बोला था यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड बोला था मैंने। ये मैंने आपको बोले थे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस है, इनका मेजर पार्ट है वहां पे, है ना, और भी कुछ गैसेस है। तो इसमें आपको बोलना था कि कौन सा गैस ऐसा है जो ग्रीन हाउस गैस है, तो दैट इज मीथेन। सबने ये आंसर दिया होगा, ठीक है। मीथेन जो है CH4 इज द, CH4 इसकी केमिकल फॉर्मूला होती है, ठीक है।
ये भी याद रख लेना। CH4 ग्रीन हाउस गैस है। वहीं पे अगर मैं बोलूँ सल्फर डाइऑक्साइड विद N2O, ठीक है। जी सर, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल, एसिड रेन बिल्कुल। बनाते हैं, वही? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये बनाते हैं आपका एसिड रेन। इन केस आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिड रेन किन दो केमिकल से बनता है, ठीक है, आपको ये याद रखनी है किन गैसेस से बनता है, आपको ये याद होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये दो मिलकर बनाते हैं एसिड रेन, और एसिड रेन आपको पता होगी कितना हार्मफुल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ जो एनर्जीज होते हैं वो है ये। तो आपको बोला है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कौन सा कन्वर्ट करता है। सबने ये आंसर दिया था, लाउड स्पीकर इज द करेक्ट ऑप्शन। लाउड स्पीकर में ही साउंड निकलता है ना, तो इसमें कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। हाँ, वहीं पे अगर क्वेश्चन आएगा कि आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है आपका मोटर। देखा है ना, मोटर, ठीक है। वहीं पे आपके मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन करता है, जनरेटर, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना कन्वर्जन का, तो इंपॉर्टेंट तो पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन जो है ना, ये पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल देता हूँ ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, ओजोन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब यूवी लाइट बिटवीन 310 एंड 200 नैनोमीटर फॉलोइंग व्हिच ओजोन स्प्लिट्स इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ। तो यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल होता है, आपको पता होगी ओजोन, मैंने अभी बोला था कि यूवी बी रेडिएशन जो होती है, यूवी बी रेडिएशन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, वहां पे रोक देता है इनको। यहाँ पे बोला जाता है कि जो यूवी लाइट होती है वो एब्जॉर्ब करने के बाद ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है, ओजोन मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। किस किस में स्प्लिट होता है, वो होता है आपके ओजोन मॉलिक्यूल प्लस, यानी कि ओजोन जो होता है ना वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, तो ये ऐसे बन जाता है O3 गिव्स O2 प्लस O, ठीक है, ये बन जाते हैं। यानी यहाँ पे लिखा है ऑप्शन ए, O2 एंड ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम बन जाते हैं जब इनका क्या होता है, ओजोन जो होता है वहां पे यूवी रेडिएशंस पड़ जाते हैं, ठीक है, यूवी बी रेडिएशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statement is incorrect regarding an ecosystem। इकोसिस्टम के रिगार्डिंग, इकोसिस्टम आपके सिलेबस में आपको बोला गया है कि इसमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा सही नहीं दिया गया है, वो गलत दिया गया है। तो इसका ऑप्शन आप सबने सही चूज किया है, आई होप सबको पता होगी ये चीज कि इसका जो ऑप्शन था दैट वाज ऑप्शन बी, मिनरल फ्लो इन इकोसिस्टम इज नॉन साइक्लिक, एंड दैट इज रॉन्ग। और वो क्या होता है, मिनरल फ्लो जो होता है इकोसिस्टम दैट इज साइक्लिक, साइक्लिक होता है वो, ठीक है। साइक्लिक मींस ये सर्कुलर जो होता है वो वहां पे चलता रहता है सर्कुलर फैशन में, ठीक है। और दूसरी चीज, अब ये चीज आपको इकोसिस्टम के बारे में बोली गई थी इस क्वेश्चन में, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मिनरल फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो साइक्लिक होता है, ना कि नॉन साइक्लिक। और वहीं पे जो एनर्जी फ्लो होता है ना इकोसिस्टम में वो रहता है यूनिडायरेक्शनल। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम, वहां पे ये दिया जाता है बाई डायरेक्शनल। तो आपको याद रखना है कि इट फ्लोज ओनली इन द यूनिडायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में ये चलता है, और ये नॉन साइक्लिक पाथवे में चलता है, ठीक है, नॉन साइक्लिक पाथवे में चलता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो यूनिडायरेक्शनल होता है और नॉन साइक्लिक पाथवे में चलता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 जो है इसकी डेफिशिएंसी, यानी कि इसके विटामिन की कमी, डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, ये आपने सबने आंसर दिया था, दैट इज बेरी बेरी, बेरी ठीक है। बेरी। ये विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन डी से होती है, ठीक है। इतना तो विटामिन के बारे में पता ही होगा। और आपको ये बता दो आपके लिए कि साइंस में से विटामिन का क्वेश्चन ना आए जेके सच में, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। द पावर ऑफ विंड ओवर एन एरिया इन विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स, ओके, जो विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम्स होते हैं ना, तो वहां पे पावर ऑफ विंड क्या रहता है, उसका फंक्शन क्या रहता है, दैट इज विंड स्पीड, डेंसिटी ऑफ मूविंग एयर एंड एरिया ऑफ मूविंग एयर। तो ये रहता है वहां पे इसका फंक्शन, ये आपको याद रखना है। जो आपका विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम होता है, इसका एनर्जी रहता है पावर ऑफ विंड जनरेट करने के लिए, कि वहां पे क्या होना चाहिए, विंड स्पीड होनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ मूविंग एयर एंड मूविंग एयर, वो चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जूम करके, ठीक है। 13th क्वेश्चन वाज, प्लेग्रा इज अ डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो किस विटामिन से प्लेग्रा डिजीज होती है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है प्लेग्रा, आपको पता होगी, जिसमें 3 डीज हमने बोला था, कुछ बोलते हैं 3 डीज, कुछ बोलते हैं 4 डीज, 4th डी में आता है डेथ भी, ठीक है। तो ये करेक्टराइज्ड हुआ है 3 डी से, जिसमें डेहेरिया, डेमेटिट्स होता है, डिमेंशिया होता है, और डेथ भी 4th डी दिया जाता है, सो दैट इज द प्लेग्रा। और इसको बोला जाता है किस विटामिन की कमी से ये हो सकता है, दैट वाज ऑप्शन, सबने ये सही ऑप्शन इसका दिया था, एंड इट वाज ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन था इसमें, B1, सी। हाँ नायासिन, ये है B3, सी था ना? ठीक है। नायासिन जो है B3, दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद
बाकी ये जो नाम्स है ना, ये भी B2 वगैरह, राइबोफ्लेविन B12, ये तो आप नाम याद ही रखेंगे, क्योंकि नाम के जो है नाम पे भी कभी कभार क्वेश्चन आता है विटामिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। हमने रेस्पिरेशन शायद नहीं पढ़ा था उसमें, है ना। दो आपको वो सिलेबस में है, बट हमने नहीं पढ़ा है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बता दूं, सेलुलर रेस्पिरेशन में जो साइकिल्स होते हैं ना, स्टेप्स जो होते हैं ना, वो आपको बता दूं मैं आपके लिए कि इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, बेसिकली एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिससे ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है फिर एटीपी, ठीक है। एटीपी वो प्रोड्यूस करता है। क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को एंड प्रोड्यूसेस एटीपी। ये याद रखना है आपको सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। वहीं पे अगर इनके स्टेप्स में बता दूं, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। इसमें आपको पायरुवेट होता है, ठीक है। इसमें आपको ऑक्सीडेशन होती है। इसमें साइट्रिक एसिड या क्रिब्स साइकिल होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रिब्स साइकिल होता है, ठीक है। साइट्रिक एसिड या इसको क्रिब्स साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिब्स साइकिल। या इसमें ऑक्सीडेटिव जो आपकी फॉस्फोराइलेशन, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये भी होती है। तो आप देखोगे इसमें से जो ऑक्सीडेशन ये होती है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एज ऑलवेज मेरा जो स्पेलिंग ये होता है और साइन जो है, हैंड राइटिंग भी सही नहीं है। ओके, सो इसका ऑप्शन क्या बन जाता है, देखो ऑप्शन बन जाता है, अगर आप देखोगे साइट्रिक एसिड साइकिल, जी सर होता है। ग्लाइकोलिसिस, जी सर होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जी सर होता है। देन फिर क्या नहीं होता, फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होती है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन बन जाता है, जो इसने बोला था नॉट, ठीक है। ये सबने गलत किया है ना, ऐसा ही था ना, सबने गलत किया था ना ये। नहीं, मैंने मैंने ना किया मैं ही नहीं। मैंने किया था ठीक। ठीक है, किसी ने ठीक किया, किसी ने किया ही नहीं। ओके, 15th क्वेश्चन, व्हिच गेस वाज रिस्पांसिबल फॉर द भोपाल गेस ट्रेजेडी। भोपाल गेस ट्रेजेडी, ठीक है। इस पे ना, भोपाल गेस ट्रेजेडी पे एक मूवी बनी है, द रेलवे मैन। रेलवे मैन, ये एक बार देख लेना, भोपाल गेस ट्रेजेडी सारा समझ आएगा, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या हुआ था, बेसिकली ये कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 में ये हुआ था भोपाल में। और वहां पे बोला जाता था 15,000 डेथ्स हुई थी इस गैस को, जो रिलीज हुआ था ना, फट गया था वहां पे, जो एमआईसी था, मिथाइल आइसोसाइनेट टैंक था, वो फट गया था वहां पे। बेसिकली वो पानी वगैरह उसमें डाला गया था, और वो केमिकल के साथ, एमआईसी केमिकल के साथ वो फिर गैस बन गया था, पानी मिलके। तो फिर वो गैस जो है बाहर आके बहुत ज्यादा डेथ्स हो गई थी वहां पे, बहुत ज्यादा, एक बहुत बुरा ट्रेजेडी माना जाता था ये तब। तो वो उसमें जो गैस इन्वॉल्व था, दैट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है जेकेएसएसबी में, और ये आता रहता है, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक आता है कि ये कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है, भोपाल में हुआ था, एंड मिथाइल आइसोसाइनेट वाज द गैस। और इसकी जो कंपनी थी, दैट वाज यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है। तो ये एक कंपनी थी जहाँ पे ये गैस लीक हुआ था। सबसे पहले एक थोड़ा लीक हुआ था, फिर उन्हें अलार्म किया था, उसमें एक एम्प्लॉय की डेथ हुई थी। बट वो फिर उनको लगा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अलार्म हमें नहीं करना चाहिए। और वो बहुत कंपनी थी, उनको एक रिपोर्ट दिया गया था 1982 में कि इसको जो है ना वो रिन्यूएट कर, 1982 में इसको दिया गया था। अंग्रेज आए थे, उन्होंने बोला था इसको थोड़ा प्रिकॉशंस वगैरह ले लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट उन्होंने नहीं ली थी, उन्होंने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि उसमें कंपनी में घाटा था, लॉस में था वो, ठीक है। पॉलिटी जो एमसीक्यूज मैंने डाले थे आपको, जिसमें 16 to 30 थे, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लोअर हाउस इन द इंडियन डेमोक्रेटिक सेटअप। मैंने आपको लोअर हाउस अपर हाउस के बारे में बोला था जब बेसिक्स हम पढ़ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटी के जो बेसिक्स पढ़ रहे थे। और मैंने बोला था लोअर हाउस किसको बोलते हैं, लोकसभा को। वहीं पे राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। विधानसभा क्या होता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है आपके। जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर होता है ना, यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर क्या होता है, यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल। इसका मतलब नो, होता है, हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा कुछ था। नहीं, ना कुछ नहीं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में होता है जहां पे एक स्टेट में एक ही हाउस होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। और बाई कैमरल में दोनों हाउसेस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। और अभी इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसी है जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कितनी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 6 स्टेट्स आर दियर जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। और अगर आपको उनके नाम भी बोला जाए कि इनमें से किसका बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, आपको याद रखना है, यूपी है, उत्तर प्रदेश, एपी है, आंध्र प्रदेश है, और बिहार है, बिहार, कर्नाटका है, ठीक है, और आपका तेलंगाना है, और महाराष्ट्र है, ठीक है। ये 6 स्टेट्स है जिनमें क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। बाकी सारी स्टेट जो है उनमें क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। इसमें विधानसभा बोलते हैं हम क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद हम बोलते हैं किसको, वही लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें होता है बाई कैमरल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं विधान परिषद।
ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब स्टार्ट किया था ये यहाँ पे उन्होंने अफेयर्स वगैरह संभाले थे, किस एक्ट से? तो मैंने ये सबसे पहले आपको पढ़ाया था जब हम पढ़ रहे थे जी सर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू। ओके, डायरकी हमने पढ़ा था, तो अगर आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और बता दूं जिसमें ये था कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंसेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, कौन से एक्ट से डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करी गई थी? किसी को याद है अभी भी प्रोविंसेस में वो इंट्रोड्यूस करी गई थी? 1935 शायद। नहीं, उसमें तो फिर सेंटर में वो इंट्रोड्यूस करी गई थी, प्रोविंसेस में अबॉलिश करी गई थी। दैट वाज डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल और बाकी जो प्रोविंसेस थे वहां पे वो खत्म किया गया था। ठीक है, तो प्रोविंसेस में कब करी गई थी? दैट वाज 1919 का एक्ट जो था ना, मॉन्टेगो चमलफोर्ड्स एक्ट जिसको बोलते हैं ना, तो उसमें वो प्रोविंसेस में सबसे पहले डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी, फिर 1935 में वो वहां पे अबॉलिश करके सेंटर पे इंट्रोड्यूस करी गई थी। और ये डायरकी बेसिकली होता क्या था, इसमें डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, जो भी सब्जेक्ट्स होते थे डेलिकेटेड टू द प्रोविंसेस उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। सो दिस वाज द 18th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच विल बी 19, इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरकी के रिगार्डिंग, कब इंट्रोड्यूस करी गई थी सेंटर पे, कब इंट्रोड्यूस करी गई थी प्रोविंसेस में। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखना, जो मैंने अभी बोला 1919 में आपको प्रोविंसेस में ये इंट्रोड्यूस करी गई थी। उसके बाद जो मॉन्टेगो चमलफोर्ड्स एक्ट भी कहा जाता है 1919 का, उसके बाद ये सेंटर पे 1935 में इंट्रोड्यूस करी गई थी और इसमें अबॉलिश करी गई थी प्रोविंसेस में। हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आई गेस इसमें आपने सबने आंसर दिया है, कुछ लोगों ने दिया है, ये डॉक्टर सचिन दसना दिया है ना, क्वेश्चन किया था, सर मैंने सही दिया था या गलत दिया था? सर सी दिया था, इलेक्टेड थे ना राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, वो हाँ, इलेक्टेड नहीं थे, सचिन बिल्कुल सिन्हा इलेक्टेड नहीं थे। बिल्कुल, जो ऑप्शन मैंने था भी उसमें सी वो दिया। आपको गलत था, इलेक्टेड ये था एक्टिंग, दिस वाज एक्टिंग टेम्परेरी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये एक्टिंग बनाया गया था या टेम्परेरी उस टाइम बनाया गया था। ही वाज नॉट द इलेक्टेड वन वाज द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसको इलेक्टेड किया गया था। ठीक है, ये 9 दिसंबर को जब फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वहां पे बनाए गए थे डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा, ही वाज द टेम्परेरी। ठीक है, और इसमें आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो आपके बने थे इलेक्टेड वन, विच वाज फिर वो उनको शायद इलेक्ट किया गया था 11 दिसंबर को। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट जो है ना ऐड कर लेना अपने मार्क्स शीट में। ठीक है, नेक्स्ट, the proposal for framing of the constitution of India by an elected constituent assembly was made by। तो ये proposal कि आपको क्या दिया जाएगा, फिर फ्रेम किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया जाएगा, एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रेम करेंगे। ये किसने बोला था? ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जब मैंने बोला था कि उन्होंने इनको लालच दी थी कि हम सेकंड वर्ल्ड वार, वहां से सेकंड वर्ल्ड वार नहीं चल रहा था वहां से, तो इन्होंने बोला था कि आप हमारी हेल्प कर दो, फिर हम आपको क्या करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, वो फ्रेम करेगी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप हमें जो सेकंड वर्ल्ड वार है उसमें हेल्प कर दीजिए। वो आपका क्रिप्स मिशन आया था, इट वाज 1942। ऑप्शन सी वाज द करेक्ट ऑप्शन, 1942। साइमन कमीशन कब आया था, किसी को पता है? 1927। 1927। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1940, कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन 1940, 1967। 19 क्या? 46 में। हाँ 46 1946, करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? तो इनमें से आपको बोलना है कि कौन हमें बोलता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो प्रियम्बल आपको मैंने पढ़ाया था, प्रियम्बल में मैंने वो सारे वर्ड्स दिखाए थे, क्या क्या वर्ड वहां पे लिखा हुआ है, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो दैट इज द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बोलता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ठीक है, उसके बाद 22, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth comes under which category of fundamental rights in Indian constitution? तो किस में आते हैं ये सारे? राइट इक्वलिटी में। राइट, इक्वलिटी। बिल्कुल, राइट टू इक्वलिटी में आते हैं ये सारे। और इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी जो है ना मैंने साथ में दिया था, मैंने सोचा कि ये आपका क्लियर हो जाए। राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। वो कौन कौन से थे आर्टिकल? 14 14 to 18 18। बी टू 14 to 18, करेक्ट। 18। उसके बाद 24, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या नेचर होता है और ये किस लिए बनाए जाते हैं? ये मैंने आपको बोला था कि ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं टू द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स सो दैट एक सोसाइटी बनाई जाए। कौन बनाएगी सोसाइटी? आपके गवर्नमेंट जो है अच्छी सोसाइटी बनाए कि वहाँ पे वो उनको देख के, जैसे डीपीएसपी में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं। अच्छा, डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए गए हैं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। डीपीएसपी कहाँ से बोरो किए गए थे? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, आयरलैंड से, यानी कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से ये बोरो किया गया है, जिन्होंने खुद स्पेनिश से जाके ये बोरो किए थे। मैंने बोला भी था आपको ये चीज। ठीक है, और उसके बाद डीपीएसपी कौन से आर्टिकल ये पार्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट पार्ट 4। पार्ट 4 में आते हैं।
ठीक है, रेस्ट प्लीज आंसर। एंड आप बता दीजिए कि जो आर्टिकल्स है, कौन कौन सा आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आता है। इसमें आते हैं 36 to 51। 36 to 51 इसके आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें डिवीजन देखा, हमने खुद डिवीजन किया है सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स को देख के अलग अलग Liberal. हमने इनको पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ, विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन जो है, 25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन है, तो किस में इनमें से जो दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जो इंडिया, जो दिया गया है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, आपको ये बताना है। सो दैट इज ऑप्शन बी। कि क्या ऑप्शन बी था कि जी ये इट शैल बी ड्यूटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। ये आपको जो फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी एफ दी गई है, सॉरी, ठीक है, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी एफ दी गई है ये। और फंडामेंटल ड्यूटीज पे आप मुझे बताइए कि कौन से पार्ट में ये दिए गए हैं, कौन से पार्ट में है ये। पार्ट 4A। पार्ट 4 ए, और 4A में है। आर्टिकल कौन सा है। 51A। 51 ए, 51A। बिल्कुल 51 ए 51A, हाँ आपका हाँ हाँ। फंडामेंटल ड्यूटी। और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है टोटल। 11। 11 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और पहले सबसे पहले कितनी थी। 10। 10। 10 थी, फिर 10 एक हो गया add। ठीक है, 10 कब करी गई थी ऐड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट New इस amendment। 1976। हाँ। बिल्कुल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच, हुज रिकमेंडेशन। डॉक्टर स्वरण सिंह कमेटी। बिल्कुल, स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसके बेसिस पे ये आपको ऐड किए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी। सबसे पहले ऐड करी गई है 10-11 ड्यूटी। उसके बाद जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब ऐड करी गई है। ये 96 शायद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हाँ, 86 2002 में। 86 और वो एजुकेशन वाली, हाँ। हाँ, कब 2000। 2002। 2002। बिल्कुल, 2 तो इतना ही फंडामेंटल ड्यूटी है, खत्म, बस इसमें से और कोई क्वेश्चन ही नहीं आने वाला। जो इतना रिवाइज हमने किया ना अभी, इतना ही सारा है ये टॉपिक। फंडामेंटल ड्यूटी 1 मिनट में खत्म कर दिया आप लोगों ने, इतने में ही खत्म हो जाता है ये। ठीक है, तो ऐसे जब आप याद रखोगे ना तो इजी बन जाते हैं चीजें आपके लिए। आपको सारा उसका जो बैकग्राउंड है क्या है, वट एवर इज डियर, आपको याद आ जाएगा। बस रिवाइज करते रहना है। अब आपको कुछ भी फंडामेंटल ड्यूटी पे क्वेश्चन आएगा ना, आप इजीली उसको कर पाएंगे, इजीली ना, इजीली, इतना आसान बन गया आपके लिए। उसके बाद व्हाट डज पार्ट 11, सॉरी 9, ठीक है, पार्ट 9 ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के कुछ क्वेश्चंस है, उसमें बोला जाता है कि पार्ट 9 जो है वो किसके साथ डील करता है, किसके साथ डील करता है वो। एडवोकेट जनरल ऑफ एडवोकेट यूटी। जनरल ऑफ बिल्कुल, एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पार्ट 9 है। और पार्ट 8 जो आपका है वो हाई कोर्ट के साथ डील करता है। वहीं पे पार्ट 7 जो है वो मिसलिनियस एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस के साथ डील करता है। और पार्ट 6 जो है वो आपके शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के साथ डील करता है। एम आई राइट। यस जी। सर। यस सर। ठीक है, 27th क्वेश्चन आपको है, व्हाट डज पार्ट 10 ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद। तो आपका जो पार्ट 10 है वो किसके साथ डील करता है। रेवेन्यू। ऑथराइजेशन। बिल्कुल, रेवेन्यू। ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, रेवेन्यूज के साथ वो आपका डील करता है पार्ट 10। पार्ट 11 आपका करता है अपोर्शनमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, पार्ट 11। टोटल पार्ट्स कितने हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। 14 पार्ट्स है। 14 पार्ट्स है, ठीक है, जिसमें पार्ट 12 प्रोविजंस एज टू सर्टेन कॉर्पोरेशंस एंड एनी अदर मैटर्स इज पार्ट 12 एंड पार्ट 13 इज प्रोविजंस टू सर्विसेज। नाउ हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 103। 103 एंड और क्या इसमें थे, सेक्शंस थे, पार्ट्स 5 थे, शेड्यूल थे। शेड्यूल्स। ओके, 5 और शेड्यूल्स आर शेड्यूल्स देयर। थे 5। करेक्ट, 5 5। शेड्यूल्स आर देयर। सो आई होप जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है और उसको रिवाइज कर रहे हैं और बार बार इस सेक्शंस को देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन इसी पे है, देखा जाएगा क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पार्ट, कौन सा है ये, 6 ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन। तो पार्ट 6 जो हमने देखा था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में, इसमें बोला जाता है कि कौन सा सेक्शन है जो हमें बोलता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर। तो वो कौन सा ये सेक्शन है। 65। 65। सेक्शन 65 और 60 सेक्शन 66 ट्राइब। बोलता है शेड्यूल ट्राइब्स की एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल एक्स्ट्रा। ट्राइब्स ऑर्डर। उसके बाद 67 क्या है, 67 है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, जो फंड। बोला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 69 है विच इज कंटिजेंसी फंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे आगे। उसके बाद 29th क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 स्पेसिफाइज द ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो ड्यूरेशन रहेगा, जो पहले 6 साल का था अब 5 साल किया गया है, वो कौन से सेक्शन में बोला गया है। 17। सेक्शन 17 में। 17, करेक्ट, सेक्शन 17। वहीं पे सेक्शन 15 क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। वुमेन। वुमेन बिल्कुल, वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको गवर्न कर सकता है, कितनी है, 2। कितनी है, 2 है ना। 2, बिल्कुल। उसके बाद आईजी 2 को ऐड करते हैं। बिल्कुल, उसके बाद सेक्शन 21 जो है वो क्या बोलता है आपका, सेक्शन 21
ये मतलब लेफ्टिनेंट Special address. गवर्नर का Lieutenant स्पेशल Governor special. एड्रेस जो बिल्कुल लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल बिल्कुल जो स्पेशल एड्रेस रहेगा जो एलजी होंगे उनका स्पेशल एड्रेस रहेगा टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो आपका 21 बोलता है। वहीं पे सेक्शन 19 क्या बोलता है आपको कि वहां पे स्पीकर एंड स्पीकर डिप्टी एंड स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ बिल्कुल लेजिस्लेटिव हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का, बिल्कुल ऐसे याद रखना है इजीली। हम एक क्वेश्चन जो भी आएंगे वो करेंगे। सेक्शन 41 ऑफ द जे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, तो वो किसके साथ डील करता है? ये एनुअल एनुअल फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रोसीजर एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स कौन से सेक्शन में है? दिस इज हो गया 415 16 नहीं 37, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये है अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, वो किस में दिया गया है? अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स 40 40 कुछ 43 3 है, और बिल्स रिजर्व्ड फॉर द 43. कंसिडरेशन आर 39, ठीक है। तो ये सेक्शंस जो है ना एज इट इज याद रखने हैं। ओके, और क्वेश्चन देखें। 30 जी। क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। फिर और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जियोग्राफी के क्वेश्चंस है कुछ जिसमें 45 तक, फिर अगेन 15 क्वेश्चंस है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, रिवर्स हमने पढ़े, ओरिजिनेट्स एट द महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। तो अगर आप देखोगे ना, मैंने आपको एक बार बोला था जब स्टार्ट किया था हमने कि क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी किया जाता है। अगर आपको किसी के बारे में नहीं पता हो तो आप एलिमिनेट कैसे करते हैं? देखो महाबलेश्वर आई गेस मैंने बोला है आपको, जो महाराष्ट्र जी का सर मैंने बोला हाँ था। आपने बोला हाँ था कृष्णा. गुड। अगर जी आपको कृष्ण. ये पता भी ना हो और आपने वहां से ना पढ़े होंगे रिवर्स, तो आपको देखो इंडस ब्रह्मपुत्र आपको पता होगी यार, इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? मानसरोवर लेक है ना, मानसरोवर लेक आप देख रहे हैं वो कैलाश रेंज में कैलाश तिब्बत में है। मानसरोवर। तो वहां पे आप इसको छोड़ेंगे, ये नहीं हो सकते हैं। उसके बाद यमुना देखेंगे, मैंने बोला था यमुना कहाँ से होता है? यमुना यमुनोत्री. यमुनोत्री ग्लेशियर वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में, तो आप बोलेंगे ये भी नहीं है। फिर उत्तराखंड अगर में रह गया ऑप्शन एक ही बचता है, दैट इज कृष्णा। अगर आपको नहीं ऐसे भी ही पता है याद तो रख। कृष्णा ही वो है जो आपका महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे ही करना होता है अगर आपको नहीं आता है कभी क्वेश्चन या याद नहीं रहता है। द महानदी रिवर जो है सिस्टम इज द थर्ड लॉन्ग लार्जेस्ट इन द पेनिनसुलर इन ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ, तो वहाँ का वो कहाँ का, मतलब कौन से स्टेट का लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ से वो ओरिजिनेट होता है? तो मुझे बताओ पहले, सबसे जी सर. पहले जो है इसने बोला है कि जो लार्जेस्ट रिवर है महानदी जो है वो थर्ड जो रिवर सिस्टम है, थर्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर इंडिया है। तो सबसे पहले अगर आपको मैं बता दूं कि वेस्ट फ्लोइंग या ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होते हैं, वेस्ट फ्लोइंग कौन सा है लार्जेस्ट रिवर? वेस्ट फ्लोइंग है नर्मदा। ओके, वेस्ट, हाँ हाँ ईस्ट फ्लोइंग है महानदी। नर्मदा। और महानदी क्या है? ये ईस्ट महानदी, फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग क्या है? फ्लोइंग है महानदी है, महानदी। ठीक है। तो ये आप कहाँ पे कौन से इसमें होता है, ये स्टेट में है? ओडिशा। ओडिशा। सारे ये श्योर हो? ये छत्तीसगढ़ इधर ना छत्तीसगढ़ शायद इसका रायपुर। हाँ ओडिशा ही रायपुर छत्तीसगढ़ वो है ना, उस ओडिशा के साथ ही आता है। हमने वैसे मतलब बिल्कुल वैसे ही देखा। बिल्कुल, ओडिशा में है ये, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, तो मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बोला था, जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, इक्वल दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और 8 स्टेट्स में से चलता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट्स में से पास होता है, और एक नदी रिवर है जिसको क्या माही रिवर, माही रिवर है ना जी ये? माही 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 हाँ जी हाँ माही. माही रिवर माही। है जो इसको दो बार कट करती है ना, दो बार ही कट करती है, ये भी याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन से स्टेट में से नहीं जाता है, इनमें से एक ऐसी स्टेट है जिसमें ये से नहीं जाता है, झारखंड, बाकी में से जाता है, कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश. उत्तर फिर से बताओ कौन सा? झारखंड आधे बोल रहे हैं, आधे यूपी बोल रहे हैं, डी नहीं नहीं उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश ही है. ठीक है। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही है जिसमें से क्योंकि नहीं जाता झारखंड तो सारे उसी में है ना, नीचे से. बिल्कुल उत्तर प्रदेश ऊपर है. यहाँ से यूपी है, नीचे से चला जाता है इसके, तो ये झारखंड में से जाता है, छत्तीसगढ़ राजस्थान और झारखंड, ठीक है। और भी जो बाकी 5 है वो भी आप याद करके अच्छे से रखेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। इनको 8 स्टेट्स को याद, मैंने बोला था ना एक बार 6 7 8 ऐसे आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो बहुत सारों ने मुझे बोला कि हमें जो है ना इस ब्यूट्स डेम्स पे थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमने, मुझे लगता है नहीं पढ़े हैं सारे ब्यूट्स। हम मैंने थोड़ा आपको एक बार लिस्ट दिखाया था जिसमें मैंने बोला था ये थोड़ा बहुत देख लेना किस किस रिवर पे ब्यूट्स बने हुए हैं, ये प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, डेम्स है। तो उस पर थोड़ा बहुत क्लियर नहीं किया था मैंने, सारा वो टॉपिक नहीं पढ़ाया था, मैंने सोचा था आप इसको देख लेंगे, बट कुछ बच्चों को जो है ना थोड़ा बहुत हुआ है इशू उसमें, तो देखा नहीं है सबने। तो इसमें था स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स, तो कहाँ पे है वो? चिनाब। चिनाब। ये मैंने बोला था शायद, उस लिस्ट में था ये जो मैंने आपको दिया सर ये था। हमने शायद लिखा आपने है, या तो आपने चिनाब बोला पे था कि, लिखा लेकिन है हमने, खुद मैंने देखा पढ़ा था पढ़ा। लेकिन कहीं से देखा था. मैंने दिखाया था, जो मैंने आपको वो दिखाया था ना चिनाब जब पढ़ रहे थे, उस पे मैंने ये दो लिखे हाँ थे उस पे आपके लिए, हमने लिखा है। सवाल कोड भी लिखा है और भी दूसरा था, ठीक है, वो मैंने लिखे थे, ठीक है। तो ये चारों जो है ना ये किस रिवर के ट्रिब्यूटरीज है? इंडस। इंडस. रिवर इंडस, के इंडस की, क्या ये लेफ्ट है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है? लेफ्ट। लेफ्ट, ठीक लेफ्ट। है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ये। और ब्यास, सतलुज और झेलम जो है, ब्यास जो है वो पूरा कहाँ पे खत्म होता है? इंडिया में ही इंडिया इंडिया खत्म में में होता खत्म है, होता है, इंडिया में स्टार्ट होता है. बिल्कुल। और सतलुज आपका वहां से आता है, क्या बोलते हैं इसको, तिब्बत से। कैलाश रेंज, ठीक है। और वहीं पे झेलम जो है वेरीनाग से इसका ओरिजिनेट होता है, वेरीनाग स्प्रिंग हरिनाग से, से और ठीक है, वेरीनाग अनंतनाग में। और चिनाब का कहाँ से होता है? बारालाचा बारासा हिमाचल पास प्रदेश। हिमाचल बारालाचा प्रदेश, पास बराबर. हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल।
वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप, सब याद है। Which of the following power project in Jammu and Kashmir is located on Suru River? Suru River के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें बोला गया है कि इसमें मैंने शायद ये पूरा ये नहीं किया था, बट इसमें मैंने बोला था प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सुरु रिवर विच इज ऑल्सो ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस, ये भी एक रिवर इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और इसमें बोला जाता है कि कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो कौन सा है? चटक। बिल्कुल, चटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो इस पे लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 36। The source of which of the following rivers is the Kailash Kund spring at Soj Hills in Bhadrawa town of the Jammu and Kashmir state? तो इन रिवर्स में से आपको बोलना है कौन सा जो ओरिजिन है वो कैलाश कुंद स्प्रिंग है, ठीक है, पढ़ाया था मैंने ये कैलाश कुंद, Yes, sir. कौन सा है? तवी। तभी रिवर तवी। बिल्कुल, रिवर तवी जो है इसका कैलाश कुंद से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, बस ये थोड़ा एक दो क्वेश्चन जो और कर लेते हैं 40 तक। Which of the following is a major खरीफ क्रॉप? क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन है, क्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन आता ही रहता है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो which of the following is a major खरीफ क्रॉप, तो कौन सा इनमें से मेजर खरीफ क्रॉप है? मेज Is ठीक है, मेज जो है वो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे कहाँ पे उगाया जाता है मेज? पहले ये यहाँ पे होता है इधर ना कर्नाटका में शायद, नहीं वर्ल्ड में आप बोल रहे हो? हाँ वर्ल्ड में बोल रहा हूँ, वो तो स्टेट हो गया, वर्ल्ड में स्टेट में तो यूएस वैसे में, कहाँ पे? यूएस में लार्जेस्ट प्रोडक्शन है इसकी, ओके, और यूनाइटेड स्टेट्स में। गुड, ठीक है, और मेज जो है वो इंडिया में क्या है, खरीफ क्रॉप है जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है। मुझे बताओ खरीफ क्रॉप्स जो है ना वो कब बोए जाते हैं? जून जुलाई में। summer. जून जुलाई। समर। July. जून जुलाई में, ठीक है। और मेज सबसे ज्यादा अगर इंडिया में बोला जाए कि कहाँ पे पाया जाता है सबसे ज्यादा, दैट इज कर्नाटका है शायद। कर्नाटका, बिल्कुल, ठीक है। और पाया जाता है वो कब किया जाता है? अक्टूबर नवंबर। Winters. October, November. अक्टूबर नवंबर। और इनको कितना पानी चाहिए होता है रबी क्रॉप्स के लिए? इनको कम पानी चाहिए होता है, 100 बट से शायद कम, 100 से कम के ओके, 70 से कम। जून जुलाई को कितना चाहिए जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं? उनको ज्यादा 100 चाहिए से कम। irrigation. बिल्कुल, इनको अच्छी खासी जो है वाटर होना चाहिए तभी ये आगे फसल 70 टू कुछ 200 कुछ हम्म, तक होना चाहिए। वो नहीं पूछा जाता, अगर आपको उतना नहीं पूछा जाता है डीप, बस इतना पूछा जाएगा क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एक ऐसे वो स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट्स में ही ये दिया जाता है कि रबी क्रॉप्स में पानी ज्यादा लगता है या खरीफ क्रॉप्स में पानी ज्यादा लगता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं, बाकी वैसे ये डीप नहीं पूछेंगे कितना उसमें बारिश की जरूरत होती है, वो नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स सोर्स इन वेरीनाग स्प्रिंग? ऊपर ही मैंने बोला था ये, Jhelum. ठीक है। और किशन गंगा कहाँ पे झेलम के साथ मीट करता है? झेलम इसका सही डोमल आंसर है, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, और Domal, इसका Muzaffarabad. बिल्कुल डोमल में, ये डोमल मुजफ्फराबाद में ये मीटअप करता है विद, Kishanganga. बिल्कुल विद झेलम, ठीक है। और अच्छा, किशन गंगा का ओरिजिन क्या है? इसका मतलब या तो सोनमर्ग है या तो द्रास में, द्रास हम्म कारगिल। हम्म, ठीक है, इसका अब वो बोला डिपेंड करता है क्या ऑप्शन इसका होगा। बोला जाता है वही जो आपका द्रास करगिल है वो सबसे ज्यादा होता है, मेन मानते हैं इसका द्रास, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें जो है सोनामर्ग में भी होता है। अब मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि द्रास में सबसे ज्यादा इसका जो ओरिजिन है वो वही है, द्रास है। इनकेस आपको द्रास नहीं ऑप्शन है वहां पे सोनामर्ग है तो आप सोनामर्ग को टिक करके आएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पकल डुल? ठीक है, पकल डुल जो है ना उसके बारे में आपको बोलना है, जो पकल डुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो इसमें जो इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? अभी मैंने बोला था स्टेटमेंट्स में भी क्वेश्चन आते हैं, तो कौन सा करेक्ट इसमें स्टेटमेंट है? करेक्ट तो बाकी सारे हैं, इसमें इनकरेक्ट हाँ ये सॉरी, है इनकरेक्ट बी, बोलना है, बिल्कुल तो इनकरेक्ट आपको बोलना है, वो कौन सा है? बी वाला ऑप्शन 2000 वाला 2000। 2000 ही है, बिल्कुल, इट हैज एन एस्टिमेटेड कैपेसिटी ऑफ 1000 2000 मेगावाट। मेगावाट। ओके, ये इसका गलत है, टोटल कितनी कैपेसिटी है इसकी? 1000 1000। बिल्कुल, ठीक है। अभी हमने शायद पढ़े नहीं है ना ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, सारे नहीं पढ़े हैं, नो इश्यूज, इसको एक एक लेक्चर में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, द इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड एट कराची बाय फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान श्री जवाहरलाल नेहरू, देन प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और कौन थे? और थे ये World वेस्ट Bank. बैंक। डब्ल्यू से World बनाना Bank. ब्लिफ कुछ। वर्ल्ड बैंक के, उनका वर्ल्ड नाम बैंक क्या वाला। था? एलिफ एलिफ। ये Alif. हाँ. बिल्कुल, इलाफी समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो हम्म एग्जैक्टली बट इलाफी था। ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे, एलिफ इसको आप याद रखेंगे। वैसे इसका पूछा नहीं जाता, इनकेस पूछा जाए कि किसकी इन्वॉल्वमेंट थी साथ में, तो वर्ल्ड बैंक भी इसमें था, और ये कब हुआ था, साइन कब किया गया था? 19 19 सितंबर September 1960। 1960. 19 सितंबर 1960 में ये 60. साइन किया गया साइन था, किया गया. ठीक है। ये कितने क्वेश्चन हो गए? ये 40 क्वेश्चंस हो गए हैं। मुझे लगता है ज्योग्राफी के एटलीस्ट खत्म करेंगे यहाँ पे, है ना? जी जी सर. जी। अभी है, अभी की टाइम क्या हुआ, 10 मिनट है अभी,
12:50 अभी हो जाएगा 12:53 है जल्दी। अभी हो जाएगा 7 50 तक, मिनट्स फिर 50 तक हो जाएगा, हम्म डोंट वरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द वाटर्स ऑफ रिवर रावी अलोंग विद which of the following rivers, 5 rivers जो पंचनाड़ कहते ये हैं, सब तो keeps चीज़ें India and बस Pakistan under the Indus Water Treaty। तो कौन कौन से रिवर्स होते हैं वो जिनको हम पंचनाड़ कहते हैं? बियास बियास सतलुज चिनाब सतलुज झेलम इंडस चिनाब झेलम इंडस ठीक पहला है, ही पहला ही है बियास सतलुज चिनाब झेलम इंडस। अगर इनको बाकियों को देखेंगे तो कृष्णा सागर नहीं है, ठीक है, तवी नहीं है, और इसमें देखेंगे तो तवी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, इसमें सारे रिवर्स वो है जो इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। रंजीत सागर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस रिवर रावी पे बनी है? रंजीत सागर डैम के बारे में रावी मैंने बोला है रवि ना आपको। जी जी ये रावी हाँ जी पढ़ा है। सर जी सर ये पढ़ा पढ़ा है हुआ है। हमने। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन था, तो इसमें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन बन जाता है रिवर रावी। ठीक हाँ है, रावी क्वेश्चन 42 भी जो है क्लियर हो जाता है। इसके बाद 43 क्वेश्चन जो है इसको देख लेते हैं। बोला गया था पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ द इंडिया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड मासेस। तो किस लैंड मास के साथ है वो? ये गोंडवाना बी गोंडवाना गोंडवाना लैंड ठीक है, गोंडवाना लैंड मास का जो है वो उसके साथ बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हुई थी, कंप्रेशन हो गया था, फिर वो हिमालयस बने थे। ठीक है, बाउंड्री ऑफ विच टू कंट्रीज इज कॉल्ड अ रेड क्लिफ लाइन। परसों ही मैंने बोला था आपको ये, इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। ट्रांस हिमालयन रिवर के बारे में क्वेश्चन था, इनमें बोलना था। इंडस तो एस्टर नहीं है, जहलम नहीं है, द्रास नहीं है, इंडस इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। ये ट्रांस हिमालयन रिवर क्यों है? क्योंकि ये ट्रांस हिमालयाज में आते हैं, है ना? फ्लो करता है इंडस बिल्कुल ब्रह्मपुत्र और सतलुज बिल्कुल। और ट्रांस हिमालयन में आपके कौन से रेंज में आते हैं ये? कैलाश रेंज में। कैलाश जो ट्रांस हिमालयस हमने पढ़े हैं उसमें कितने हिमालय ये रेंजेस पढ़े हमने? 4। कौन कौन सा रेंज पढ़ा? काराकोरम लद्दाख जंस्कर एंड यही कैलाश बिल्कुल। और रेंज ये कैलाश रेंज जो है वो किसका ये बोला जाता है आधा हिस्सा है? कौन से रेंज का? लद्दाख का ये लद्दाख रेंज का लद्दाख आधा रेंज हिस्सा बोला जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि ये अलग रेंज नहीं है, ये उसी का आधा रेंज है। ठीक है, और क्वेश्चंस कर लेते हैं 5 जेएंड के जो है उसमें से। जीके जो जेएंड के की है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये परसों एक क्वेश्चन आया था, जो एग्जाम हुआ था किसी का स्टॉक असिस्टेंट या फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो बाहु फोर्ट है वो कौन से रिवर के बैंक्स पे है। ठीक है, तो इस हाँ बिल्कुल, रिवर तावी के जो बैंक्स पे है वहां पे बाहु फोर्ट लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें है Question 47. Pari Mahal, located on top of mountain Zabarwan in the state of Jammu and Kashmir, was established by which of the following historical figures? So Pari Mahal जो मैंने दारा आपको पढ़ाया था कि वो दारा किसने बनवाया था? दारा दारा शिकोह दारा शिकोह। ये जो थे बंदे, इन्होंने ये बनवाया था परी महल। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? जबरवन रेंज में लोकेटेड है। 48. Which of the following rivers runs across the Ladakh area of Jammu and Kashmir and is a branch of Suru River? इनमें हमें बोलना है वो कौन सा रिवर है जो कहाँ से चलता है? लद्दाख एरिया में चलता है। ठीक है, और वो सुरु रिवर का ब्रांच है। ठीक है, कौन सा ये है? ये जियोग्राफी का क्वेश्चन होना चाहिए, ये इसमें आ गया है, रिवर्स के बारे में क्वेश्चन है। एनीवे, सो कौन सा रिवर है वो? ये शायद हमने नहीं पढ़ा था ना? शिंगो नहीं सर नहीं नहीं किया पढ़ा था है, सो नहीं किया ही दैट इज शिंगो रिवर। ठीक है, तो ये 48 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 49. In the earliest record history, Buddhism in Kashmir was introduced by Emperor Ashoka in which century? तो कब अशोका ने वो कराया था, जब वो मजंतिका अपॉइंट करा था यहाँ पे? If you still 260 remember, थर्ड सेंचुरी हाँ वो मुझे ये बताओ, एम्पर अशोका जो है ना, एम्पर अशोका किस डायनास्टी के ये थे, रूलर थे? ये मौर्यन डायनास्टी मौर्यन पहली वाली मौर्य मौर्यन जो थी यहाँ पे, उस टाइम हमने पढ़ा था मौर्यन में आपके अशोका जो थे यहाँ पे रूलर थे, और इनके टाइम पे ही जो मजंतिका वगैरह थी ना अपॉइंट यहाँ पे करी गई थी, एंड दैट वाज 3rd century। 260 में आए थे बिल्कुल। थर्ड सेंचुरी Next, 50th question. On October 1947, who among the following was appointed as the emergency administrator of the state Jammu and Kashmir by Maharaja Hari Singh? तो महाराजा हरि सिंह ने on October 1947 में एक emergency administrator अपॉइंट किए थे, वो कौन थे? हाँ शेख अब्दुल्ला शेख अब्दुल